हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सॉलिड के लेक्चर नंबर 4 में। सॉलिड के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी प्यारे लवली स्टार्स बच्चों का स्वागत है। हमारे पीडब्ल्यू स्टार्स हमारे बच्चे ही तो हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पीडब्ल्यू के असली स्टार आप ही तो हैं। आप है तो हम हैं। तो आइए पीडब्ल्यू के असली स्टार्स सॉलिड चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सॉलिड चैप्टर में? सॉलिड चैप्टर में सबसे ज्यादा सॉलिड चीज हमने पढ़ा क्या है? तो सबसे ज्यादा सॉलिड चीज पढ़ा है हमने हुक्स लॉ। पूरे चैप्टर में हुक्स लॉ का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंसी है, उसी का जलवा है। किसका जलवा है बेटा? हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ कहता है कि बिना मेरे कोई सवाल यहां पे सॉल्व होने वाला नहीं है और बिना मेरे आप कोई कंसेप्ट आगे नहीं पढ़ सकते। तो मेनली हमने पढ़ा क्या? हुक्स लॉ। 3 डिफरेंट तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन, बेसिकली हमने हुक्स लॉ ही पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पे सवाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था, उसके डिफरेंट फॉर्म को देखा था। पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स को समझा था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सारे सवाल करेंगे। उसके बाद हम ब्रेकिंग स्ट्रेस के कंसेप्ट को समझेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स पढ़ेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ वायर एंड सिलेंडर। एक सिलेंडर को घुमाते हैं और सारे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर को जितना समय देना चाहिए था उससे 45% ज्यादा समय दिया मैंने। इस चैप्टर को जितना समय देना चाहिए था उससे 45-50% ज्यादा समय दिया मैंने, 1.5 गुना ज्यादा समय दिया है। हालांकि ये इतना समय डिजर्व नहीं करता, इतना क्लास डिजर्व नहीं करता। ड्रॉपर बैच में इसको सिर्फ 2 लेक्चर में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको 4 लेक्चर में पढ़ाया है, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई चीज आपको लगता है कि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, कई बार आपको लग सकता है कोई रामलाल टाइप किताब देख के, तो आप समझ जाइएगा उसको पढ़ना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? उसको पढ़ना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप 11th क्लास के छोटे से बच्चे हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल आपने बहुत ही ज्यादा स्पैम किया था, आंसर बी है बी है बी है, लेकिन कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि सर आंसर ए आ रहा है। एक्चुअल में आंसर ए ही आएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करके हम देख ही लेते हैं। हम आपके भरोसे क्यों छोड़े। के से के कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा m1 l1 माइनस m1 l0 प्लस m2 l1 माइनस m2 l0, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका m1 l2 माइनस m1 l0। मेरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ m1 l0 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे है m1 l0 माइनस में और यहाँ पे है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर। मतलब मुझे l0 की वैल्यू चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा आपका m1 l1 और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो m1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस l2 प्लस m2 l1 इज इक्वल टू m2 ऑफ l0। m2 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बटा m2 और यहां पे m2 से डिवाइड कर देंगे और यहां भी दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर दे तो ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका a। मैं तो इसी चक्कर में अपने बाल नोच लिया था। बेटा कभी कभी अपने आप पे भी भरोसा करना जरूरी है। 0.32% वाला भी रॉन्ग है, जो आपने सॉल्व किया था वही रॉन्ग होगा। आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है ये। 0.32% वाला भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ये आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल हमने 4 कर लिए थे। एक आपको दिया था सॉल्व करने के लिए कि बेटा एक बार ये करके देखना। अब तुमने बोला आंसर बी है, अब मैं आंसर भी थोड़ी ना याद रखूंगा यार, मैं आंसर भी थोड़ी ना याद रखूंगा। तो मुझे लगा आंसर बी होगा, लेकिन आंसर बी नहीं है, आंसर ए है। आधे से ज्यादा जनता को तो पता नहीं चल रहा आंसर क्या है, और बच्चे डाउट ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं ना कि मैं खुद ही डाउट में चला जा रहा हूं। एक बच्चा मेरे से ये सवाल पूछ रहा,
हाँ, ये आंसर गलत है। 0.32 0.16% होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, मतलब एकदम ही बकलोल टाइप के बच्चे हैं, कैसे बच्चे मुझे समझ नहीं आता। कह रहे सर आपने एक सवाल कराया था। हम कहा हाँ बोलो। आपने फोर्स इधर लगाया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और नॉर्मल से एंगल आपने दिया थीटा। तो आपने बोला कि जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो एफ कॉस थीटा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में वो फोर्स लेता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। बताइए, तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस में हमेशा कॉस थीटा ही आएगा? क्योंकि एक और सवाल आपने ऐसा किया था, उसमें भी आपने कॉस थीटा ही लिखा था। तो क्या मुझे ये रट लेना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेस में हमेशा कॉस थीटा आता है? अब ये डाउट सुन के मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए जरा बताना। क्या नॉर्मल स्ट्रेस में एरिया, देखो ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया का डायरेक्शन, तो जिधर एरिया होगा उधर वाला फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस देगा। तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस में हमेशा कॉस थीटा आना चाहिए? आप एक बार सोच के बताइए क्या आना चाहिए। क्या नॉर्मल स्ट्रेस में हमेशा कॉस थीटा आना चाहिए? एक बच्चे ने भी यस जवाब नहीं दिया है, सब नो लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी आप बहुत ही चोमू टाइप सवाल पूछ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़िए सीखिए, डीमोटिवेट मत होइएगा। जिसका डाउट होगा उसको लग रहा होगा सर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैंने तेरा नाम कहाँ लिया। मैं तो बोला एक बच्चे ने पूछा, अब बच्चा आपके जैसा बहुत सारा होगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना सोच के बताइए कि ये कैसा डाउट है, मतलब ये किस तरह लेवल का डाउट है, ये ऐसा डाउट आना चाहिए क्या? मतलब तुम्हारा अप्रोच क्या है फिजिक्स पढ़ने का, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये रटने वाली कौन सी बात है कि हमेशा कॉस थीटा ही आएगा क्या? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा कहां से दिया है। अगर इसी सवाल में मैं थीटा यहां से दे दूं, यहां से दे दूं, तो इस एफ का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब नॉर्मल स्ट्रेस में एफ साइन थीटा आएगा। एक और डाउट था बहुत ही जोरदार, मैं भूल गया, बहुत ही तगड़ा डाउट पूछा था। अब उसका मैं क्या करूं, बहुत ही तगड़ा डाउट, मतलब क्या बताऊं, इससे भी बहुत तगड़ा। हाँ कोई बात नहीं। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मान लीजिए कि एक वायर है, इसका इनिशियल लेंथ है L0, है ना, इनिशियल लेंथ है L0, इनिशियल लेंथ है L0, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इलोंगेट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, यहां तक लाता हूं, तो मैंने इसमें इलोंगेशन कर दिया डेल्टा L। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? अगर इस सिचुएशन पे मैं फोर्स लगा रहा हूं F2, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या इलास्टिक फोर्स होगा हाफ एफ डेल्टा एल। यही आया था क्या? याद करके एक बार बताइए, क्या यही आया था? यही आया था क्या? यही पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये आया था? हाफ एफ डेल्टा एल आया था क्या? हाफ एफ डेल्टा एल आया था क्या? नहीं, ये नहीं आया था। याद करने की कोशिश करिए, ये कहां आया था यार, ये कहां आया था? हाफ ए गामा डेल्टा एल का स्क्वायर बटा एल नॉट, ये आया था। ये आया था मेरे हिसाब से, तो ये आया था। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही, मेरे हिसाब से तो ये आया था कि वो आया था, ये आया था यार,
हाफ ए गामा डेल्टा एल का होल स्क्वायर बटा इनिशियल लेंथ एल नॉट, ये आया था। ये आया था। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए है आपका कांस्टेंट, देखिए हाफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए कांस्टेंट, यंग मॉडुलस तो एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, बटा इनिशियल लेंथ एल नॉट सेम होगी, तो डेल्टा एल का होल स्क्वायर मतलब इलोंगेशन के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यह आया था कि ये आया था, हाफ एफ डेल्टा एल आया था, क्या आया था? अच्छा दोनों सेम है, अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल है या डेल्टा एल के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या जवाब देंगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, ये बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल या पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, क्या जवाब देंगे, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली कि नीचे वाली, क्या जवाब देंगे? इन दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज कांस्टेंट। कुछ नहीं दिया, कंडीशन कुछ नहीं दिया तो मान लो कंडीशन कुछ दिया ही नहीं, हाँ डिपेंड करता है, आप सही कह रहे हैं, डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन मान लीजिए कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आपका जवाब सही है बेटा, आई एम एग्रीड विथ यू। बहुत कम समय ऐसा होता है कि मैं आपसे एग्री करता हूं एकदम, बहुत कम समय ऐसा होता है कि मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, आप सही हैं, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन ना दिया हो तो, इनिशियल कंडीशन ना दिया हो तो इनिशियल कंडीशन ना दिया हो तो नीचे वाली, क्योंकि दो रीजन है। पहला रीजन ये कि जब मैं यहां से यहां तक इसको खींच के ले जा रहा था तो फोर्स कांस्टेंट था या वेरिएबल? वेरिएबल था। ये कांस्टेंट फोर्स हर जगह यही थोड़ी ना लग रहा था, ये तो तब लगा था जब डेल्टा एल इलोंगेशन उसमें हो गया था, उस इंस्टेंट पे इतना फोर्स लगा था। फाइनल वर्क डन में यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा, यहां से यहां तक फोर्स वेरिएबल है, हर जगह ये नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। भले ही लास्ट एक्सप्रेशन को आपने फोर्स में कन्वर्ट करके ये आंसर लिखा है, आई एग्रीड, आई एग्रीड, बट एक्चुअल में हर इंस्टेंट पे फोर्स इतना नहीं था, ये वेरिएबल है। लेकिन नीचे वाले में देखेंगे तो एरिया कांस्टेंट, इनिशियल लेंथ तो कांस्टेंट होगा, इनिशियल लेंथ एल नॉट था, बाद क्या हुआ पता नहीं, रॉड का इनिशियल लेंथ तो एल नॉट ही रखोगे ना, गामा कांस्टेंट तो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सर, लेक्चर नीम पर बैठ के देख रहा हूं, हाँ तो नीम पे बैठ के देख, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब पढ़ाएगा ना पिछवाड़ा तो मुझे मत कहना नीम के पेड़ पे बैठ के देख रहा है स्पर्श मित्तल। हाँ नीम के पेड़ पे बैठ के देख रहा है स्पर्श मित्तल, और पिछवाड़ा स्पर्श कर गया ना तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। चल देख इधर, नीम के पेड़ पे बैठ के लेक्चर देख रहा है, ये बता कि U इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल या U इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, क्या सही होगा? तो बात यह है कि हर जगह फोर्स कांस्टेंट नहीं। तुम ही बताओ, जब तुमने डेरिवेशन किया था तो हर इंस्टेंट पे फोर्स कांस्टेंट था या वेरिएबल था? सर हर इंस्टेंट पे फोर्स वेरिएबल था, हर जगह फोर्स कांस्टेंट थोड़ी ना था। लेकिन यंग मॉडुलस, एल नॉट, इनिशियल लेंथ, एरिया, ये सारा हर समय कांस्टेंट होगा, तो मोस्ट जनरलाइज रिलेशन तो ये हुआ। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन का होल स्क्वायर, इलोंगेशन का होल स्क्वायर, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आपका आ गया था। अब इसमें बड़े प्यार से एरिया इंटू इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई
और डिवाइड हमने कर दिया था। एरिया इंटू इनिशियल लेंथ, एरिया इंटू इनिशियल लेंथ, फोर्स अपॉन एरिया, ये फाइनल स्ट्रेस हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए स्ट्रेस दिया हुआ है और स्ट्रेन दिया हुआ है, तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल बटा एल नॉट स्ट्रेन हो जाएगा, और ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, इसमें कोई समस्या है तो बताइए। नहीं, क्या ये डायमेंशनली ठीक है? क्या ये डायमेंशनली ठीक है? डायमेंशनली ठीक है, हां। स्ट्रेस का डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डायमेंशन के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है, और स्ट्रेन होता है आपका डायमेंशनलेस। हुक्स लॉ यहां भी आ जाएगा। हुक्स चचा को चैन नहीं है, हुक्स चचा को कोई चैन नहीं है। हुक्स लॉ कहता है कि मेरा यूज करो ना, हर सवाल में, हर कंसेप्ट में, हर डेरिवेशन में हुक्स चचा आ जाते हैं। कहते हैं मेरा यूज नहीं करोगे क्या? मेरा यूज नहीं करोगे क्या? मेरा यूज कर। एक बच्चा बोला सर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगी? बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सर पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी जैसा लिखा हुआ है। मतलब मेरा मन बहुत गुस्सा करता है यार। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगी? ये क्या है? नहीं सर स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में कैसे लिखूंगी? तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? एक रुक जा रुक जा रुक जा। ये रहा तेरा पोटेंशियल एनर्जी यू, हाफ स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल नॉट, ये है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखूंगा का क्या मतलब है? जूता निकाल के मारूंगा? कैसे लिखूंगी? ये यू क्या है? गधा। पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये यू? पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे लिखूंगी? सर ये तो आपने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बता दिया, मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगी? ज्यादा ठिकुआ खा लिया है क्या? और 4 लोग आ भी जाते हैं समझाने में। एक्चुअल में सर वो ये पूछ रही थी। अच्छा तुम्हें बड़ा समझ में आ रहा है वो क्या पूछ रही थी? तू अपना देख लेना, तू अपना देख ले। वो सर वो पूछ रही थी, तू आगे पढ़ा ले। एबीसीडी की औकात नहीं है, वो ये पूछ रही थी। नेता बनने आ जाते हैं। तू आगे पढ़ा लेना। वो ये पूछ रही थी। मान ले मैं नहीं भी समझा क्या पूछ रही थी, तो कोई बात नहीं, मैं जो समझा रहा हूं वो तो समझ। वो ये पूछ रही थी, अरे नेताजी कहां थे तुम? एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, ऑफलाइन होता है तो इंप्रेशन बनाने का थोड़ा मौका मिलता है। अब यहां तो ऑनलाइन है, अब घर में बैठे बैठे कैसे इंप्रेशन बनाए? अबे तुम्हारी बैगन जैसी शकल है, तू इंप्रेशन बना के भी कुछ नहीं कर पाएगा। सामने जाएगा ऐसी सारी रिजेक्ट कर देगी तुम्हें। भाई साहब सपोर्ट में आ जाते हैं। सर 1 मिनट सर, आप कैसे बेइज्जती कर दिए सर? वो ऐसा कहना चाह रही थी सर। कोई फायदा नहीं बेटा तुम्हारे इंप्रेशन बनाने का, तुम्हारी शकल बैगन जैसी है। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, पढ़ लो बढ़िया से, डॉक्टर बन जाओ। तो कोई तुम्हें रिजेक्ट करने में ना 2 बार सोचेगी कि चलो बैगन की शकल का ही सही, डॉक्टर तो है, बैगन की शकल का है लेकिन डॉक्टर है, तो चांस है। लेकिन ऐसे इंप्रेशन बनाएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। चल समझ यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी तो यही होता है, हाफ एफ डेल्टा एल। यहां पे टर्म्स बहुत सारे हैं बेटा, इसीलिए सवाल करने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए मैं कितने अच्छे से फील करा रहा हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल होता है हाफ एफ डेल्टा एल, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एफ डेल्टा एल। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एफ डेल्टा एल। एफ क्या है? कौन सा फोर्स लेंगे सर? डेल्टा एल के समय जो इलोंगेशन होगा वो वाला फोर्स लेंगे। बोलेगा इलोंगेशन डेल्टा एल है और लोड है एफ, वो बोल देगा,
बता देगा वो, तो आप ये लिख लेंगे हाफ डेल्टा एल, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसी पोटेंशियल एनर्जी में से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम से डिवाइड और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, और ये आ गया स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये टोटल वॉल्यूम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये डायमेंशनली ठीक है। फिर हुक से चाहेंगे कहेंगे मेरा यूज करो ना, तो करो। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ, स्ट्रेस को लिख सकते हैं हम गामा इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस बाई गामा, तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर बाई गामा। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको कल डायमेंशनली फील कराया था, जो जोरदार तरीके से आपको चमक गया था। आइए नीट 2019 का सवाल करते हैं। ये सवाल है बेटा नीट 2019 का, पहले आराम से पढ़ो और इस सवाल को करने की कोशिश करो। सवाल पढ़ो, आराम से करने की कोशिश करो, और मुझे पूरा भरोसा है तुम कर पाओगे। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, यहां पे एक्सटर्नल ब्लॉक एम मास का हैंग किया है, रॉड के खुद का कोई मास नहीं है। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, वायर का लेंथ पहले था कैपिटल एल और बाद में हो गया है कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, मतलब इलोंगेशन कितना होगा स्मॉल एल, इलोंगेशन कितना होगा स्मॉल एल। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज, अब सुन अच्छे से, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर पूछा है। तो इस वायर को एक्सटेंड करने के लिए फाइनल इलोंगेशन में जो फोर्स लग रहा होगा वायर में, कितना लग रहा होगा mg, तो फोर्स आ गया तेरा mg। और तुमसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है, तो ये होगा हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। फोर्स बता सर mg, यही तो लग रहा, और इलोंगेशन बोल स्मॉल एल। बेटा फाइनल लेंथ ये है और इनिशियल लेंथ ये है, तो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को घटाओगे स्मॉल एल आएगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ mg इंटू एल, ये आ गया हाफ mg इंटू एल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सी कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ वायर कैन सस्टेन अ वेट, ओ हो रुको 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 रुको, ये कहाँ आ गया, ये तो उसका सवाल है। एक वेट, ये सवाल हमें करना है बेटा, बहुत अच्छे से करना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस, हाँ मैं कराऊंगा, ये करिए। अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, metallic rod of length L, cross section area A, made of a material of Young modulus gamma. If the rod is elongated by an amount y, then work done is proportional to, work done ही potential energy है ना बेटा, work done या potential energy is proportional to। बताइए A B C D में से कौन सा आंसर होगा। प्रियांशु भक्त कह रही है कांट अंडरस्टैंड, ओके मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर। बताइए बेटा क्या समझ नहीं है, बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। क्या समझ नहीं आया बताइए। तुम और तुम्हारी यादें बड़ी पीरियोडिक सी है, एक फिक्स पीरियड के बाद ही आती है। बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ ना। आंसर इज सी, यस। वर्क डन होता है बेटा हाफ एफ डेल्टा एल, तो इससे सीधा इस पे नहीं चले जाओ। फोर्स देखो क्या लग रहा है, तो ए गामा बटा इनिशियल लेंथ एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। तो ये वेरिएबल है, ये डेल्टा एल इलोंगेशन पे इतना फोर्स लगता है, इसको आप कांस्टेंट मानेंगे तो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इलोंगेशन वाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अमाउंट मतलब
भाई साहब एक काम करता हूं ना, मैं क्लास जब रोज शुरू करूंगा ना, उससे पहले 15 मिनट तक 15 15 मिनट तक अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अमाउंट मतलब होता है कितना, अमाउंट मतलब पैसा नहीं, अमाउंट मतलब हाउ मच इलोंगेटेड बाई एन अमाउंट वाई। 15 मिनट पहले अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, और मेरे से अंग्रेजी पढ़ के तो तुम्हारा गारंटी है कि और अंग्रेजी खराब हो जाएगा, पहले से और खराब हो जाएगा। भाई साहब गजब ही चूमू हो। अब अलग सा डेल्टा कहां गया, मर जाऊंगा मैं। इलोंगेटेड बाई एन अमाउंट वाई, मैं यहां पे इलोंगेशन को डेल्टा एल कह रहा हूं, लेकिन ये इलोंगेशन को वाई कह रहा है, इसलिए वाई स्क्वायर होगा। फोर्स कांस्टेंट कहां दिया हुआ है, इसलिए तो मैंने फोर्स को कांस्टेंट नहीं लिया। इसने एरिया दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, इसलिए हमने इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, तो एरिया, इनिशियल लेंथ और इन सब के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। अच्छा कह रहा फोर्स कांस्टेंट कहां दिया, इसीलिए मैंने फोर्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसलिए मैंने फोर्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। ये कहां किया मैंने यूज, जितना वर्क डन मैंने कल डेराइव किया था। जब कुछ ना समझ में आया तो देख लेना, कल डेराइव किया था, तो डेराइव किया था तो यही आया था, हाफ भी है यहां, यही आया था क्वेश्चन में, जिसके टर्म्स में लिखा हुआ है उसी के टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया है। एरिया गामा एल दिया हुआ, इसलिए इसके टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया है। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, अ वायर ऑफ 2 मीटर इन लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, सस्पेंडेड वर्टिकली स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट 10 mm। अच्छा 10 mm स्ट्रेच किया है, मतलब चेंज इन लेंथ है आपका 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। व्हेन द मास ऑफ 10 kg, मास ऑफ 10 kg, यहां पे एक्सटर्नल लोड अटैच किया है 10 kg का, तो mg हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वायर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ एफ डेल्टा एल, हाफ एफ की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन, और इलोंगेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म 0.5 जूल। 0.5 जूल इज योर करेक्ट आंसर, ए। कितने लोगों को ये समझ आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ए। अच्छा इस वीक जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो 3 ही चैप्टर दिया था, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास वो सारे ही चैप्टर्स पहुंच गए, तो आई नो बहुत आसान नहीं होता है 11th की पढ़ाई कर पाना, है ना, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो आपके पास शायद यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर के चैप्टर रोटेशन तक है। अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट है, चाहे जो भी टेस्ट है, अब जैसा भी है आपको पेपर देना है बहुत अच्छे से, सारे सेक्शन रिवाइज कर लीजिए, चाहे जितना रिवाइज कर पाए आप, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, है ना। आप चिंता मत करिए, टेस्ट चाहे 2 चैप्टर का हो या 6 चैप्टर का हो या 8 चैप्टर का हो, आएगा तो नोट्स से ही, आएगा तो नोट्स से ही। सवाल कहां से आ जाएगा, सवाल कहां से आ जाएगा? चलो इधर देखो, when a uniform metallic wire is stretched, the lateral strain produced in it is beta। lateral strain क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। हाँ lateral, longitudinal strain होता है डेल्टा एल बाई एल, longitudinal। टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है थीटा। ये लैटरल स्ट्रेन क्या है? लैटरल स्ट्रेन, एक वायर में लैटरल स्ट्रेन क्या है? मैंने कल पॉइजन रेशियो पढ़ाते समय आपको पढ़ाया था। लैटरल स्ट्रेन होता है बेटा डेल्टा आर बाई आर। लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन बीटा दिया हुआ है। इफ न्यू एंड वाई आर द पॉइजन रेशियो इन यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस गामा है वो, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर इज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी अगर पूछे ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये होगा। अब यहां से हमें स्ट्रेन दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेन का होल स्क्वायर
इंटू यंग मॉडुलस। लेकिन इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर लैटरल मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा, एक क्लास एब्सेंट करके आते हो क्या? पॉइजन रेशियो मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बोला था कि जब हम लेंथ इंक्रीज करते तो एरिया डिक्रीज हो जाता है। पॉइजन रेशियो यहां पे न्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर, लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं। अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है पॉइजन रेशियो। तो डेल्टा आर बटा आर हमें दिया है बीटा, ठीक है। डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा? तो यहां से डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप कह सकते हैं कि बीटा बटा न्यू हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बीटा बटा न्यू, तो ये हो जाएगा हाफ गामा बीटा स्क्वायर बटा न्यू स्क्वायर। हाफ गामा है ये, गामा बीटा स्क्वायर बटा न्यू स्क्वायर। ये रहा आपका जवाब बी। कितने लोगों का बी जवाब आया? थोड़ा सा ये बढ़िया सवाल है ना, फॉर्मूलेज आपको याद रहेंगे तभी आप ये कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट पेयर इज, चारों ऑप्शन में से पेयर करेक्ट करना है। चेंज इन शेप इज रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम इज शियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ इज बल्क स्ट्रेन, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। तो ये रिलेशन सही है, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कंप्रेसिबिलिटी के, बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? देखो बल्क मॉडुलस क्या है, ये थोड़ा सा सोच के बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क मॉडुलस? तो बल्क मॉडुलस ये होता है कि कोई भी बॉडी कंप्रेस होने के बाद अपने वॉल्यूम को कितना जल्दी रीगेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। एंड कंप्रेसिबिलिटी उसका उल्टा होता है, कितना कंप्रेस रह जाता है। तो जितना ज्यादा रीगेन करेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किस फ्रैक्शन से वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन बाय विच इट इज रिमेन्स कंप्रेसिबल। कितना कंप्रेस्ड रह जाएगा। और बल्क मॉडुलस क्या बताता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, शेप रीगेन करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। एक बच्ची कह रही सर ये वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें कहां दिक्कत है बताइए, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ बी इज रॉन्ग? चेंज इन वॉल्यूम शियर स्ट्रेन, बेटा शियर स्ट्रेन बेंडिंग को बताता है। शियर स्ट्रेन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसका लोअर एज मैंने कर दिया फिक्स, अब इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा के सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा हो जाएगा बेंड। तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो ये जरूरी नहीं है, इस पे सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगाऊंगा तो थीटा एंगल से झुक गया है। तो शियर स्ट्रेन समझे क्या होता है? शियर स्ट्रेन से शेप चेंज होगा भाई साहब। कहां चेंज हुआ शियर स्ट्रेन से? शेप कहां चेंज हुआ? ऐसा है मान लो, सो वॉल्यूम चेंज कहां हुआ? देखिए ये रॉड है, इस पैरेलल फोर्स लगाया तो ये थोड़ा ऐसा हो गया, ये होता है शियर स्ट्रेन। ये यहां पे फिक्स ही रहेगा, ये थीटा एंगल से घूम गया, ये बेंडिंग को बताता है। सर बीटा बटा वी कैसे आया लास्ट क्वेश्चन में? बेटा लास्ट क्लास आप पढ़ के नहीं आए हैं क्या? लास्ट क्लास में आप पढ़ के नहीं आए हैं क्या? ये डेल्टा एल बटा एल को मैं यहां ले जाऊंगा तो ये न्यू नीचे आएगा। सर डेल्टा आर बाई आर कहां दिया हुआ? ये क्या है? लैटरल स्ट्रेन, यहां लिखा है ना डेल्टा आर बाई आर लैटरल स्ट्रेन होता है। यहां पे मैंने बताया था चेंज इन रेडियस, इनिशियल रेडियस, ये डेल्टा आर बाई आर लैटरल स्ट्रेन है, और चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। जब भी आप किसी सॉलिड को खींचेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका एरिया कम होगा, और लेंथ कम करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। चेंज इन से बल्क मॉडुलस से रिलेटेड होगा बेटा।
पॉइजन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही तो मैंने बताया है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। चेंज इन शेप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन शेप नहीं बेटा, लेंथ। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ के चेंज से रिलेटेड होता है, इसलिए ये पेयर गलत है। Why A is wrong? Yes, A is wrong because लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद करो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के लॉन्ग। तो यहां से जब इसकी लेंथ ये हो जाएगी, इनिशियल लेंथ चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ से डिवाइड करेंगे, ये होता है। तो ये चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन शेप से इसका कोई मतलब नहीं, चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब सी रह गया है, तो सी भी समझा देते हैं। चेंज इन लेंथ बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन तो डेल्टा वी बाई वी होता है ना, ये तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज बटा इनिशियल वॉल्यूम होता है, इसका लेंथ से कोई मतलब नहीं है। इसका लेंथ से मतलब है शेप थोड़ी ना चेंज कर देगा, और लेंथ शेप का मतलब होता है उसकी जो स्फीयर से सिलेंडर बना दे उसको कहते हैं शेप चेंज होना। स्फीयर से सिलेंडर बता दे उसको कहते हैं शेप चेंज होना, तो शेप तो चेंज हो नहीं रहा। ये लेंथ में चेंज लॉन्गिट्यूडनल, ये होता है बेंडिंग, ये इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बेंड हुआ है वो लेंथ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। शियर स्ट्रेन होता है थीटा, ये होता है डेल्टा वी बाई वी, ये होता है डेल्टा एल बाई एल। बल्क मॉडुलस होता है कि वॉल्यूम रीगेन करने की क्षमता कितनी है, और कंप्रेसिबिलिटी होता है कंप्रेस रह जाने की क्षमता कितनी है। तो ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बता दो समझ आया कि नहीं आया? ऑप्शन डी बता दो, ऑप्शन डी तो बता रहा हूं इतनी देर से। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है वो रेसिप्रोकल हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन बता दो, मुन्ना सागर कह रहे प्रीवियस क्वेश्चन। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन आप बदतमीजी कर रहे हैं बार बार। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया है, तो आप कहां थे? क्या मैंने पॉइजन रेशियो लास्ट लेक्चर में बताया है? पॉइजन रेशियो आप याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी सॉलिड का लेंथ बढ़ाते हैं तो चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, ये स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल ही तो है। एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन बेंडिंग वाला बताता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस में आता है। नॉर्मल ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और लैटरल स्ट्रेन ये होता है डेल्टा आर बाई आर। तो लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं। अब हम रॉड को खींचेंगे, रॉड को जब हम खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम गामा इंटू स्ट्रेन लिख देते हैं, गामा इंटू स्ट्रेन लिख देते हैं। स्ट्रेस को, स्ट्रेन एक पहले से था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ गामा तो रहेगा। अब हमें डेल्टा एल बाई एल लेना है, तो बताइए यहां से डेल्टा एल बाई एल को ऊपर ले जाऊंगा तो ये डेल्टा आर बाई आर बटा न्यू हो जाएगा। डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू को इसने बीटा दिया हुआ है, लेटरल स्ट्रेन इज बीटा, तो ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर बटा न्यू। ये याद रखिएगा, ये गामा है और ये सिंपल न्यू है, न्यू का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? सर मजे आ रहे हैं अब समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये शेप चेंज नहीं करता, लेंथ के चेंज से रिलेटेड होता है, ये बेंडिंग से रिलेटेड होता है, ये वॉल्यूम में चेंज से रिलेटेड होता है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी, ये सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बताइए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमेंशन, ए फोर्स इज अप्लाइड एट वन ऑफ देयर एंड व्हाइल द अदर एंड इज फिक्स्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, देन वायर विल हैव। देखो दो वायर है, एक स्टील का और एक कॉपर का, उसको एक एंड को कनेक्ट करके दूसरे एंड को F4 से खींचा है,
दोनों वायर मिलके 2 सेंटीमीटर नेट एक्सटेंड हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बात बताइए। बोथ हैव द वायर विल हैव सेम स्ट्रेस एंड सेम स्ट्रेन ना, डिफरेंट स्ट्रेस एंड डिफरेंट स्ट्रेन ना, डिफरेंट स्ट्रेस ना, सेम स्ट्रेस एंड डिफरेंट स्ट्रेन। बहुत ही तगड़ा सवाल और बहुत अच्छे से और प्यार से रुक रुक के और धीरे धीरे मैंने समझाया था। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बताओ समझ आए कि थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ ना यार। तुम्हारा जो एटीट्यूड होता है ना वो बायोलॉजी वाला होता है, बायोलॉजी वाला होता है। भाई साहब तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाना बहुत आसान है कि तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा एटीट्यूड बायोलॉजी पढ़ने का है, तुम्हारा जन्म ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए हुआ है, इसलिए तुमको बायोलॉजी पढ़ाना आसान है। इट्स नॉट टफ। तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाना बहुत आसान है, केमिस्ट्री पढ़ाना भी थोड़ा आसान है, लेकिन साहब फिजिक्स पढ़ाने के लिए ना, मतलब क्या बताऊं मैं, वो मतलब मास्टर क्लास में 100 बार मरता है तब तुम्हें जाके समझ नहीं आता है। आसान नहीं है तुम्हें बायोलॉजी पर फिजिक्स पढ़ा देना। जिगरा चाहिए, हां जिगरा चाहिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने के लिए। बहुत सही बोले हो, आसान नहीं है। अच्छा सोचो, मतलब बिना बुद्धि वाले बच्चे को कोई फिजिक्स पढ़ा दे, दम है। मतलब इसीलिए मुझे अपने आप पे घमंड है। क्यों है हमें अपने आप पे घमंड? गर्व है मुझे। भाई साहब तुम्हारे जैसे बुद्धिहीन बच्चों को, दिमाग से पैदल बच्चों को फिजिक्स में पढ़ा दूं, आसान काम नहीं है। जेई वालों को पढ़ाना आसान होता है, उनका एटीट्यूड होता है फिजिक्स पढ़ने का, उनका टेम्परामेंट होता है फिजिक्स पढ़ने का। मैं बहुत पछताता हूं कि कहां से मुझे नीट वाले बैच में डाल दिया। मैं मुश्किल काम है ये, आसान नहीं। तुम नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है ना, तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, वो बायोलॉजी पढ़ने का है, फिजिक्स पढ़ने का नहीं है। बहुत मुश्किल है तुम्हें फिजिक्स पढ़ा पाना। जेई वाले बच्चे का कम से कम ये तो होता है ना कि उसका एटीट्यूड होता है फिजिक्स पढ़ने का, उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है। तुम्हें तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा, ये बड़ा मुश्किल काम है जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। जेई वालों को तो होता है इंटरेस्ट, उसको पढ़ना होता है फिजिक्स, उसको मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट है फिजिक्स में, उसका इंटरेस्ट है, तो उसको कम एफर्ट लगता है पढ़ाने में। चल देख इधर, मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था कि दोनों वायर मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम होगा, और एरिया सेम है तो स्ट्रेस सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस सेम होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस समझाया था, लेकिन स्ट्रेस दोनों का सेम है, गामा दोनों का डिफरेंट है तो स्ट्रेन दोनों का डिफरेंट होना ही चाहिए। भाई साहब ये कांस्टेंट है, दोनों का गामा डिफरेंट है तो स्ट्रेन डिफरेंट होना ही चाहिए। कल ही तो समझाया है मैंने। बेटा मासलेस है, यहां भी टेंशन उतना ही होगा जितना टेंशन यहां होगा। मासलेस है, फोर्स एफ लगा है तो दोनों जगह टेंशन सेम होगा, तो इसलिए स्ट्रेस सेम आएगा, लेकिन स्ट्रेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलो आगे देखते हैं। एनर्जी is stored per unit volume in a stressed wire having young modulus gamma and stress sigma। अब देखो स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा और यंग मॉडुलस दिया हुआ है गामा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U बराबर हाफ स्ट्रेस का, अगर होल स्क्वायर आप लिखते हो तो 2 बार डायमेंशन आ गया ऊपर प्रेशर का। अगर मैं यहां पे गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। हां क्या लगता है, सही हो जाएगा? गलत है ये। और इस लेवल का जो फील आपके अंदर घुसा है ना भाई साहब, इसी को कहते हैं एमआर स्टार। हवा तक नहीं लगता मास्टर्स को। मैं खुद जब इस सवाल को करता था आज से 4 साल पहले,
तो ड्राइव करके करता था, मुझे समझ ही नहीं आता था ये गामा को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। लेकिन आज तुम्हारे आंख के सामने ये दिख रहा है कि गलत है। कैसे गलत है सर? अगर हम ऊपर स्ट्रेन का होल स्क्वायर करते तो गामा से मल्टीप्लाई कर दो, सही हो जाएगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार डायमेंशन आ गया प्रेशर का, तो गामा से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, सी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिखने से पहले तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये गलत है। बताइए फील आया कि नहीं है इस बात का? समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। A wire suspended vertically from the one end is stressed by an attaching a weight 200 Newton. चलो weight दे दिया 200 Newton and the weight stressed by the wire is 1 mm. Then elastic potential energy gained by the wire. यहां पे डिफरेंस समझिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों अलग चीजें हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों अलग चीजें हैं। U बराबर होगा हाफ, फोर्स दे दिया आपका 200 और 1 mm मतलब 10 to the power -3। तो 2 से 2 कटेगा 100, 0.1 जूल आना चाहिए। देखते बच्चों का क्या आ रहा जवाब। ए आ रहा जवाब, बी आ रहा है। मेरे हिसाब से ए आएगा, देखो एक बार। ए आएगा जवाब। नेक्स्ट देखिए, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ ऑफ द एरिया इतना बाई 2% विल बी। आराम से सवाल पढ़िए और समझने की कोशिश करिए वो क्या कह रहा है। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम ही वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। पोटेंशियल एनर्जी ही तो स्टोर, वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है। अच्छा, यंग मॉडुलस दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, वर्क डन, स्ट्रेच द लेंथ ऑफ लेंथ डेल्टा एल बाई एल 2% हुआ है, परसेंटेज जाएंगे तो 2/100 हो जाएगा, इतना हुआ डेल्टा एल बाई एल। तो हाफ स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू गामा, तो हाफ 2 का होल स्क्वायर 4/10 टू दी पावर 4 इंटू गामा हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 10। ये 2 से 2 कटेगा, 8 दूना 16, 16 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। 6 को मेगा भी कह सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सर गलत है, हो सकता है मैंने कुछ गलती किया होगा, बताइए क्या गलत है। गलत ये नहीं है बे, गलत तो तेरे पिताजी के साथ हुआ है, गलत ये नहीं हुआ है जो बोर्ड पे हुआ है, गलत तो तेरे पिताजी के साथ हुआ है। उस गलती का दुख है, तुम उनको पूछना कि पिताजी मैं जो गलत हूँ इसका दुख है आपको, बताएंगे। बहुत भारी दुख है उनको, बहुत भारी। गलत ये थोड़ी ना हुआ है, गलत तो वो हुआ है, क्या हुआ है, अरे वो हुआ है, वो गलत ही तो हुआ है, बहुत भारी गलती हुई है बे। चलो समझ में आएगी नहीं है। 8 जुलाई, 5 जुलाई, 15 जून। चलो नेक्स्ट सवाल करो, ये सवाल करिए, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अरे यार ये सवाल नहीं करना अभी, ये सवाल भी नहीं करना। अच्छा एक टॉपिक पर ये सवाल करो तब तक तुम, मैं कुछ काम कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। डन। चलिए बताइए इसका क्या आंसर लग रहा। रोप 1 सेंटीमीटर डायमीटर ब्रेक्स इफ टेंशन 500 देन द मैक्सिमम टेंशन मे गिवन टू द सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। क्या लग रहा बताओ। फुल क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। ओके फुल क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, अच्छा इसलिए तू नहीं कर पाया।
ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। मान लो ये अपना एक वायर है, एक एंड से मैंने इसको फिक्स रखा हुआ है और दूसरा वायर ये है। इस पे मैं फोर्स लगाता हूं एफ और इस पे लगाता हूं एफ। किस वायर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? आराम से सोच के बताइए, किस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? सर आप गलत पढ़ाते हो। बहुत सही, एकदम सही है, मैं गलत पढ़ाता हूं। तो वहां से पढ़ ले जहां लोग सही पढ़ाते हैं। इसे कोई दिक्कत हो रही ना बेटा? आप काहे परेशान हो रहे हो? और आपको लगता है मैं गलत पढ़ाता हूं तो आप वहां से पढ़िए जहां लोग सही पढ़ाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत पढ़ाया तभी तो प्रज्वल का नंबर आया था 166 फिजिक्स में। गलत पढ़ाया तभी तो बच्चों के नंबर 160, 165, 170 मार्क्स आए हैं नीट में। सही पढ़ोगे तो 100 से कम नंबर आएंगे, तो गलत पढ़ो। गलत पढ़े तभी तो बच्चे के नंबर इतने आए हैं बेटा, सही पढ़ते तो इतने नंबर थोड़ी ना आते। किसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स है? सेम मटेरियल का बना हुआ है, अगर मान लो दोनों को सेम मटेरियल का बना हुआ है तो किसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, ऊपर वाले को नीचे वाले को? इस बार 180 नहीं आया, 180 भी आया है, ऐसी बात नहीं है। 180 तो मैंने पहले साल में ला दिया था बच्चों के, 2015 से पढ़ाना शुरू किया। 2 साल जिसको पढ़ाया था 2017 नीट में श्रेष्ठ वशिष्ठ, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे उसके, 2 साल उसको पढ़ाया था। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे बच्चे 180 नंबर लाते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरी एक्सपीरियंस 20 साल की है और मेरे बच्चों के 180 नंबर आए। बे जब पढ़ाना शुरू किया था ना तो पहले साल में ही मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 180 में से 180 नंबर आए थे। वो तो पहले साल था, वो तो बच्चे की तारीफ है जो ले आया पहले साल में। सोच, नीट 2017, नीट 2017, AIR 27, श्रेष्ठ वशिष्ठ जयपुर, पहले साल में 180 में से 180 नंबर आए थे। गलत पढ़ाया तभी तो, सही पढ़ाता तो थोड़ी ना आते। चल बता। प्रियांशु सिंह मैं भी लाऊंगी। अब वही बच्चा लिख रहा सर मजाक किया था। अरे दादा पढ़ ले, मजाक किया था सर बस। सर मजाक बता, गधा आ गई। अगर ये दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है तो किसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? आदित्य प्रसाद, नीट 2017 was tough. Yes, 16, 17, 18 was tough. Yes. In compared to the 13, 14, 19, 20, 21 के कंपेयर में 16, 17 टफ था। सबसे टफ पेपर आया था 16, 17 में, और उस टफ पेपर में से 180 में से 180 नंबर लाए थे बच्चे ने। चलो देखो अब किसको ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगेगा? सर इसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगा, दिख ही रहा है। अगर मैं ऐसा वायर ले लूं तो इसको तोड़ने में और ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैं सोचूं किसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही ज्यादा होगा, F1, F2, F3। मतलब ब्रेकिंग फोर्स एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ज्यादा लगाना पड़ता है तोड़ने के लिए। सही बात है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अच्छा
लेंथ बढ़ा दो तो लेंथ से डिपेंड नहीं करता तो टूटने का प्रोसेस। क्यों? एक लेंथ ये का वायर लो और एक इस लेंथ का वायर लो, दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम फोर्स पे टूट जाएगा। लेंथ से क्या फर्क पड़ता? तोड़ना तो इसको ऐसे है ना, तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना उतना ज्यादा तोड़ना मुश्किल होगा। तो क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट है? नहीं सर। अगर मान लो रबर का वायर है, स्टील का वायर है, आयरन का वायर है, तो उसके इंटरनल प्रॉपर्टी पे भी तो डिपेंड करेगा, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी पे भी तो डिपेंड करेगा कि वो किस चीज का बना हुआ है। और वो जिस चीज का बना होता है उसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसके प्रॉपर्टी डिपेंडेंट एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो ब्रेकिंग फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू एरिया, ये जो सिग्मा है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो बताइए ब्रेकिंग फोर्स कितने चीजों पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। किसने क्रॉस सेक्शन एरिया का है और किस चीज का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। लेंथ पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा बेटा क्योंकि तोड़ने का मतलब है, मान लो एक लकड़ी तुम इतना बड़ा लो और सेम मोटाई का सेम मेटेरियल का एक लकड़ी इतना बड़ा लो, दोनों को तोड़ो, सेम ही एफर्ट लगेगा तोड़ने में। ऐसे पकड़ तोड़, ऐसे पकड़ तोड़। सिग्मा क्या है? सिग्मा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। ये फिक्स रहता है पर्टिकुलर नेचर के लिए, मटेरियल के लिए, फिक्स्ड फॉर मटेरियल। क्या मैं सिग्मा को और ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ब्रेकिंग फोर्स बटा एरिया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा। हां, ब्रेकिंग फोर्स एरिया को नीचे ले आओगे तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस एक मटेरियल के लिए एक ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा? हां, एक ही रहेगा। कैसे? एक बात बताओ बेटा, अगर सारा आयरन लो तुम, सारा तुम्हारा आयरन है, आयरन है, सारा आयरन ले लो, इसका एरिया लो A, इसका एरिया लो 2A, इसका एरिया लो 3A। इसको तोड़ने के लिए फोर्स लगा F0, तो इसको तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगेगा तुम बताओ ईमानदारी से, तुम बताओ, एक बार बताओ कितना फोर्स लगना चाहिए इसको तोड़ने के लिए। सारा आयरन है मतलब सबका नेचर सेम है, इसको तोड़ने के लिए फोर्स लगा F0, इसको तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगेगा तुम बताओ सोच के। F0। अच्छा, इसको तोड़ने के लिए सर जितना ज्यादा एरिया का बना होता है उतना ज्यादा फोर्स लगता है, तो 3F0। अब बताओ मुझे इसका स्ट्रेस कितना है? सर F0 बटा A। इसका स्ट्रेस कितना है? 2F0 बटा 2A। इसका स्ट्रेस कितना है? 3F0 बटा 3A। तो सबका स्ट्रेस तो सेम आया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है ना, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये फोर्स अपॉन एरिया, वो कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। क्या तीनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है कि नहीं है? हां। ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, क्या मैं कह सकता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। ये बात मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी है बताइए? ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, सही लिखी है कि नहीं लिखी है? ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, सही लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए? इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, ट्रू है कि फॉल्स है? आराम से सोच के बताओ, सोच के बताओ। यहां से कंपेयर कर लो कि F0 पे टूटा है एरिया A है, 2F0 पे एरिया 2 है, 3F0 पे टूटा है 3 है। कंपेयर कर लो अच्छे से, सोच के फिर जवाब दो। फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स क्यों है जरा सोच के बताओ, क्यों है फॉल्स? क्यों है फॉल्स? लग रहा है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है तो लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ही तुमको पढ़ाना सच में बड़ा मुश्किल है।
कहाँ कहाँ से उठ गया हो, युगांडा के काली घाटी से बकचोनर बच्चे, एकदम दिमाग से पैदल, बेवकूफ बेगन के शकल के गधे। कितना भी कुछ कर लो, इनको समझ आने वाला नहीं है। यस, दिस इज ट्रू। ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। मतलब तुम कितने बुद्धिहीन हो यार, इतना अच्छा समझाया। देखो एक्चुअल में इसको तोड़ने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो इसके एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा मोटा होगा, थिक होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये रिलेशन आया, एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो ये रिलेशन आया है ना। ऐसा भी आ सकता था ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, नहीं, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा तोड़ने में। तो ये रहा तुम्हारा फोर्स, इसका एरिया ए है तो फोर्स एफ नॉट, एरिया 2a है तो फोर्स 2f नॉट, एरिया 3a है तो फोर्स 3f नॉट। इसका स्ट्रेस देखो कितना आया है, तो स्ट्रेस होगा एफ नॉट बटा एरिया ए। इसका स्ट्रेस 2f नॉट बटा एरिया 2a, तो एफ नॉट बटा ए आया। इसका फोर्स 3f नॉट एरिया 3a, तो ये भी एफ नॉट बटा ए आया। तो ये जितने स्ट्रेस पे टूटा है उतने ही स्ट्रेस पे ये टूटा है, उतनी ही स्ट्रेस पे ये टूटा है। तीनों सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे ब्रेक हुए हैं, तीनों सेम अमाउंट पे स्ट्रेस हुए, ब्रेक हुए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। यही तो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया। देखिए ये रिलेशन आया है आपका, ये रिलेशन आया है, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। फोर्स बटा एरिया ही स्ट्रेस होता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हां, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्रिस्टल पे। अगर मैं ऐसा लिखूं ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, तो ये डिपेंड करता है कि नहीं करता एरिया पे, ये बताओ। ब्रेकिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स अपॉन एरिया। ट्रू और फॉल्स? ब्रेकिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, ट्रू और फॉल्स? बोलो क्या होगा? ब्रेकिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, जल्दी बोलो। तो ये फॉल्स है। ब्रेकिंग फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, फोर्स इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू ए। ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। चल देख, रोप 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन इन एक्सीडेड 500 न्यूटन। फोर्स की बात की है। देन मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, मतलब उसका एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेडियस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया 9 टाइम्स तो फोर्स भी 9 टाइम्स होगा। तो 9 मल्टीप्लाई 540, 500 फोर्स आएगा। सी इज योर करेक्ट आंसर, बस सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, वायर कैन सस्टेन अ वेट ऑफ 15 kg इफ इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट 15 kg। क्या बात कर रहे हो सर? देख लेंथ से तो कोई मतलब ही नहीं ना। मान ले एक वायर है, इतने लेंथ का है, ये इतने लेंथ का है, इसका 1/4 वायर सेम एरिया का ले लूं, तो अगर एरिया सेम है, नेचर सेम है, तो सेम ही फोर्स पे दोनों टूटेगा। 15 kg इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, देन ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग इज, डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज दिस। ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है। ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं टूट रहा है, खुद के वेट की वजह से टूट रहा है। जैसे देखो, ये मैंने एक एल्यूमिनियम का
रॉड हैंग कर दिया, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, खुद के वेट की वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके वजह से इसमें ब्रेकिंग की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मान लीजिए इसका लेंथ है कुछ एल, एरिया है ए, यंग मॉडुलस है गामा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये दिया हुआ है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है फोर्स अपॉन ये एरिया होता है। फोर्स कौन लगा रहा है? सर खुद का mg, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स mg बटा एरिया ए। अब बोले कितने लेंथ पे ये ब्रेक कर जाएगा? अब जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ाओगे सिग्मा सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? बोलो, इसकी सिग्मा की प्रोबेबिलिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू जिस स्ट्रेस पे टूटेगा वो सेम ही रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा जैसे इसका लेंथ बढ़ाओगे? तो लेंथ कितना भी रखो सिग्मा लेंथ पे डिपेंड करता नहीं है। हां, लेकिन लेंथ बढ़ाने से मास जरूर बढ़ जाएगा। तो अब सिग्मा इज इक्वल टू, मास को लिख लो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू जी बटा एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा, एरिया से एरिया कैंसिल, डेंसिटी एल इंटू जी, तो एल बराबर हो जाएगा सिग्मा रो जी, इस लेंथ पे टूट जाएगा। मान लो पर्टिकुलर कुछ एम मास आने पे इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये हो जाएगा एम जी को हम रख देंगे रो ए एल इंटू जी, तो इस लेंथ पे टूट जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 7, जी हो जाएगा आपका 10, रो दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3। समझ आया कि नहीं आया बता दीजिए एक बार। ये खुद के वेट की वजह से टूट रहा है ना, तो फोर्स को हम एमजी रख देंगे बस। और मास कितना है? मास हमसे पूछा नहीं है, मास पूछता तो हम मास निकाल लेते, मास निकालते तो आंसर क्या होता? एम बराबर होता सिग्मा ए बटा जी, मास निकाल देते। लेकिन मास नहीं पूछा, लेंथ पूछा है, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्यों लिखेंगे? क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो मास को डेंसिटी में चेंज कर, तो ये होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, ये लेंथ कैलकुलेट कर लो। बताओ चमका कि नहीं चमका? बहुत अच्छे से, यस। नेक्स्ट देखिए बेटा, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। The compressibility of a water is this. Compressibility is 1 upon bulk modulus. Bulk modulus is equal to 1 upon K is equal to, ये हो जाएगा, compressibility दिया हुआ है क्या? तो नीचे लिख दो 45.4 इंटू 10 टू दी पावर -11, ये हो गया तुम्हारा बल्क मॉडुलस। एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10 टू दी पावर 3 kg per meter cube. What is the fractional compression of water will be obtained at the bottom of ocean? फ्रैक्शनल कंप्रेशन इन वाटर, ये चैप्टर रिलेटेड है नेक्स्ट चैप्टर से, ये चैप्टर रिलेटेड है नेक्स्ट चैप्टर से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो आप जो पढ़ोगे ना उसका कंसेप्ट यहां यूज होने वाला है। लिक्विड प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, लिक्विड प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। एच डेप्थ पे जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं ना, तो पानी प्रेशर अप्लाई करता है रो जी एच, रो जी एच। जितना ज्यादा आप नदी के डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा वो प्रेशर अप्लाई करता है, और उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा रो जी एच। ये आपको अगले क्लास में मैं खुद पढ़ाने वाला हूं फ्लूइड के सेक्शन में। अच्छा हां, तो एच डेप्थ के अंदर बॉटम ऑफ द ओशियन, ये रहा एच डेप्थ, वाटर के वी वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज आएगा? तो ये देखो डेल्टा वी बाई वी बीटा इंटू डेल्टा पी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हाँ, तो आपसे डेल्टा वी बाई बी पूछा है, तो डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा पी बटा बीटा। डेल्टा पी बोलिए, ये रहा रो की वैल्यू, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये रहा डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, रो दिया हुआ है, जी होता है 10 और एच दे दिया 2700 मीटर, सब कुछ दे दिया सोच। और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू दे दी, ये 1 अपॉन बीटा लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45.4 इंटू 10 टू दी पावर -11। सोच के देखो कितना आसान है, 1 अपॉन बीटा की वैल्यू भी दे दिया है। समझ में आया? क्या आपको ये फील आ गया? प्रेशर को हमने लिखा रो जी एच, देखिए रो जी एच, और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू लिख दी। समझ आया? ये फटाफट बता दीजिए एक बार। नीट 2020 का सवाल है,
2020 का सवाल है। रिपीट प्लीज। यस गर्ग का कहना है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। यस गर्ग बेटा बताइए मुझे क्या रिपीट करना है, मैं जरूर करूंगा। फेल आया, पिंकी पीडब्ल्यू को समझ आया। सर इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर है क्या? हाँ बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, सबसे इजी चैप्टर है सर, बहुत बढ़िया। फेल आ गया। अंतिका बताइए, एक बच्चे को डाउट है इसमें, बताओ ना बेटा कहां डाउट है, मैं बताऊंगा। इसमें तो डाउट होना ही नहीं है क्योंकि मैंने बताया ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। सुने हो? कान में ठेपी घोष लिए थे कि सुने हो? यहां पे मैंने बोला है कि ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेशर लिखूंगा। यस आपने जो फॉर्मूला बनाया वहां, यस गर बेटा तुम्हारे पैर कहां हैं? सारे खानदान को एक लाइन में खड़ा करा दो, सबके मैं पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बहुत ही महान खानदान से आए हो तुम। फार्मूला बनाए हुआ वे, मैंने बोला ना कि नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा लिक्विड प्रेशर रो जीएच होता है। साले कुछ भी लिखना है कमेंट में, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही खराब आदमी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही खराब आदमी हूं। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम अच्छा बनने दोगे तब ना। ऐसा नहीं कि मैं पागल हूं, चिल्लाता हूं। मैं बहुत इमोशनली होकर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे कमेंट मुझे अफेक्ट करता है। मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं, देख कितना प्यार से मैंने सारे डाउट को टेकल किया। अब जो फॉर्मूला बनाया हुआ, तो ये तो फॉर्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि लिक्विड प्रेशर फ्लूइड प्रेशर रो जीएच होता है। तो मैंने बताया है तुम्हें। यू आर द बेस्ट, आई नो आई एम बेस्ट, देयर नो डाउट एट ऑल कि मैं बेस्ट हूं या नहीं हूं। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्टेस्ट नॉट बेस्ट, आई एम बेस्टेस्ट। अंग्रेजी चेंज कर दे, आई एम नॉट इवन बेस्ट, आई एम बेस्टेस्ट। टफ लग रहा है चैप्टर तो पढ़ो, बाकी सबको तो आसान लग रहा है। तो तुम अलग दुनिया से तो नहीं आए हो, या तो तुम बहुत गधे हो। कितने लोगों को ये आसान लग रहा है बताइए चैप्टर? इतना मुश्किल नहीं है। हुक्स लॉ समझ आया, स्ट्रेस स्ट्रेन समझ आया, मैंने पहले ही बताया था। थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। एकदम इजी, शर्म कर देख के। तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, कुछ आपने गलत किया होगा। अब उसको सुधारिए, पढ़ने की कोशिश करिए। आसान नहीं है चीज, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, दोबारा पढ़िए, आसान हो जाएगा। पहली बार में समझ नहीं आता सबको, मुश्किल लगता है। बड़ी बात नहीं, कुछ नया बताइए ना। अरे तू बायोलॉजी है बे, तुम्हें नहीं लगेगा फिजिक्स मुश्किल तो किसको लगेगा? कुछ नया बता, अच्छा बता, जो सुन के मुझे अच्छा लगे, फिर मैं उस पर डिस्कस करूं। सबको आसान लग रहा है, सबको मुश्किल लगता तो भी एक नई बात होती। सबको इजी लग रहा, तुम्हें मुश्किल लग रहा, तो कुछ नया बता यार। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो लगेगा ना बेटा, तू बायोलॉजी है, तू फिजिक्स थोड़ी ना है। फिजिक्स पढ़ रहा है, औकात है तेरी, औकात चीज के लिए। देख इजी है, इजी है, सो इजी मैन, रोटेशन से भी इजी है, इजी है। देख आसान है, इजी है, बहुत अच्छे समझ आया सर, हार्ड नहीं लगा सर। तू बायोलॉजी है बे, गधा, टाइम खराब कर दिया। डाउट बताओ तो भी समस्या, ना बताओ तो भी समस्या। डोट डेंसिटी लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ लिख दिया, जी लिख दिया, एच लिख दिया, वैल्यू लिख दी। नीट 2020 इधर। The wire of length capital L, area of cross section A, wire of length capital L, area of cross section A, hanging from a fixed support, the length of the wire changes to L1. अब फाइनल लेंथ वायर का हो गया L1, फाइनल लेंथ वायर का क्या हो गया L1, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ होगा? तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा बेटा L1 माइनस L। हर सवाल में हुक्स लॉ लगा रहे तो भी इनको मुश्किल लग रहा। बायोलॉजी, from fixed support, length of the wire changes to L1,
व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर इन, मास जब यहां पे सस्पेंड करते हैं ना तो एक्सटर्नल फोर्स mg आ जाता है, बस फोर्स mg दे देता है बस ये। देन एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस ले इधर, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा चेंज इन लेंथ बटा एल। मुश्किल है भाई, नहीं होगा सर, ये कैसे होगा सर, कैसे होगा, कैसे करेंगे सर, हमको तो मुश्किल लग रहा है सर, ये कैसे करेंगे, गामा बराबर ये कैसे होगा, एल कैसे गया वहां, डेल्टा एल कैसे आया नीचे सर नहीं आया, ये एफ इनिशियल लेंथ एल, एरिया ए, चेंज इन लेंथ L1 माइनस एल, सर ये कैसे आया सर, ये कैसे आया सर, ये नहीं हो पाएगा सर। यहां पे लेंथ L1 फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ MGL। भाई साहब इन्होंने भी कांड किया है यहां पे, ये mg इनिशियल लेंथ आएगा बस, D इज योर करेक्ट आंसर, L बटा A इंटू L1 माइनस एल, D होगा आंसर। यहां पे गड़बड़ कर दिया उन्होंने, L1 नहीं लिखना चाहिए था यहां पे इनको, है ना, मैं सही हूं ना, फोर्स अपॉन एरिया, चलो ठीक है, एरिया तो वही है, फोर्स mg, एरिया है, ठीक है, गामा चाहिए, यंग मॉडुलस चाहिए, तो L ऊपर डेल्टा एल नीचे, L होता है इनिशियल लेंथ, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया फ्रिक्शन ऑफ सपोर्ट, लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1, नहीं इनिशियल लेंथ लिखते हैं ना ये, कोई बात नहीं, ऐसे टाइप कर दिया होगा। चल आगे देखते हैं। नीट 2017 मैंने करा दिया सवाल, आंसर ये राशि, एक बार सवाल पढ़ ले, नीट 2017। अब आ गया सर, वाह, अब आ गया बस, अभी अभी जस्ट आया, इससे पहले नहीं आ रहा था सर, क्या हुआ, दौरा आया था मुझे, फकलोल कहीं के, क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हें अगर पढ़ाने लग गया मैं तो क्या होगा भाई साहब, मैं अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं, मैं भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं। चल देख इधर, क्या होता है कि जैसे तुम अपने साइकिल से जा रहे हो, मान लो, तो साइकिल तुम्हारा बहुत खटारा है, बेकार है, मान लो कि साइकिल से जा रहे हो, अचानक से गड्ढे में गया साइकिल, तो चोट लगता होगा बहुत जोर से, लेकिन आराम से साइकिल बाइक से मान लो जा रहे हो, बाइक से, तो बाइक में लगा होता है सॉकर। अब सॉकर क्या करता है कि वो खिंचता है, इलोंगेट होता है और फिर कंप्रेस होता है। एक तो आती सिंपल साइकिल जिसमें सॉकर नहीं लगा होता है, और एक होता है वैसा साइकिल जिसमें सॉकर लगा होता है पीछे। सॉकर समझते हो, कितने लोगों के साइकिल में सॉकर लगा होता है? सॉकर का मतलब होता है जहां पे तुम बैठते हो ना, उसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है, ये देखा होगा, स्प्रिंग वाला सीट। कितने लोगों के साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, बताना जरा। तुम्हें लग रहा होगा सर ये कौन सा साइकिल है, हमारे साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग तो नहीं होता है बेटा। कई बार देखना कि जो तुम्हारा वो लगा होता है ना सीट, अच्छे साइकिल का देखो तो छोटा सा स्प्रिंग लगा देते हैं पीछे, छोटा सा स्प्रिंग लगा देते हैं पीछे। क्या करता है वो स्प्रिंग? जैसे ही तुम गड्ढे में जाते हो तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता है, तो ठीक है, और फिर धीरे 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 वो कंप्रेस होता है जब ऊपर आते हो। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो जैसे तुम्हारा साइकिल गड्ढे में गया, तुम भी गड्ढे में गए, साइकिल गड्ढे से ऊपर आया, तुम भी गड्ढे से ऊपर आए, तो चोट बहुत अचानक से एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा तुम्हारे बैक में, पिछवाड़ा फूल जाएगा। अब तुम्हारा पिछवाड़ा ना फूले इसलिए पिछवाड़े में लगा देते हैं दो स्प्रिंग ऐसा। अब जैसे ही तुम्हारा साइकिल गड्ढे में जाता है तो तुम गड्ढे में नहीं जाते उतनी रफ्तार से, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता है, तुम्हें ऊपर ही रखता है। अब जैसे गड्ढे से तुम्हारा साइकिल ऊपर आता है तो स्प्रिंग फिर से धीरे धीरे कंप्रेस हो जाता है। अगर मान लो तुम्हारा स्प्रिंग बहुत ही सॉफ्ट हुआ, यंग मॉडुलस हाई हुआ, तो फिर भी तुम्हें चोट लग जाएगा। वो तुरंत से इलोंगेट, तुरंत से कंप्रेस हो जाएगा तो चोट लग जाएगा। अगर वो इलोंगेट हो और उतनी जल्दी कंप्रेस ना हो, धीरे धीरे कंप्रेस हो, मतलब कुछ एनर्जी वो अपने अंदर खत्म कर ले। समझ में आया कि नहीं है? कुछ एनर्जी अपने अंदर खत्म कर ले, उसको हम कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर का मतलब हो गया जो झटका लगा है वो आप तक ट्रांसफॉर्म ना होने दिया, उसने वो आप तक ट्रांसफॉर्म नहीं होने दिया, वो अपने अंदर खत्म कर लिया।
मतलब ये ग्राफ देखिए, अचानक से कहीं गड्ढा आया, अचानक से कहीं गड्ढा आया तो स्ट्रेन आया, इलोंगेट, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो स्ट्रेन आया, तो स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करी, फिर मैक्सिमम स्ट्रेन यहां तक आया, फिर स्ट्रेस कुछ डेवलप हुआ, फिर जब साइकिल गड्ढे से ऊपर आया तो धीरे 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 वो कंप्रेस होना शुरू हुआ। अगर एग्जैक्टली उसी टाइम में वो जल्दी से कंप्रेस हो जाए, एरिया ये हो, जल्दी से कंप्रेस हो जाए, और ये थोड़ा टाइम लगा है धीरे धीरे कंप्रेस हो, क्या लगा है, धीरे धीरे कंप्रेस हो, सन देख रहे हो, ये स्ट्रेन इतना ही रह जाए, ये जल्दी से कंप्रेस हो जाए, तुरंत से कंप्रेस हो जाए, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ये एनर्जी लॉस को बताता है, एरिया जो होता है ना वो एनर्जी लॉस को बताता है। जितना एरिया ज्यादा वो उतना शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो, टू डिफरेंट टाइप ऑफ रबर आर फॉर्म टू हैव अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व as shown in figure, then A is suitable for shock absorber, B is suitable for shock absorber, B is suitable for shock absorber. जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतने आसानी से वो शॉक को अब्सॉर्ब कर लेगा। समझ में आया कि नहीं है? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू शॉक अब्सॉर्बर कैपेसिटी। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व जितना मोटा होगा, शॉक अब्सॉर्ब करने की क्षमता उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, टायर से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ये कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, बहुत इजी है, PYQ है, एक बार इसको कर लेना। ये होमवर्क मैं दे देता हूं, बहुत इजी है बेटा, आसानी से कर लोगे आप। नेक्स्ट इज टॉर्जन ऑफ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर। टॉर्जनल ऑफ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर, जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटे भाई से लड़ाई हो गई, तुम्हारी मान लो लड़ाई हो गई छोटे भाई बहन से, तो क्या करते हो? हथियार ढूंढते हो लड़ाई करने के लिए। सी का फील दिला दीजिए सर, सी कहां है? बी सुटेबल ऑफ कार टायर। कार टायर का स्ट्रेन स्ट्रेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, कार टायर से स्ट्रेन स्ट्रेस का कोई रिलेशन नहीं होता है बेटा, है ना। कार में थोड़ी ना इलॉन्गेशन उतना ज्यादा हो रहा है कुछ, वो तो जो स्प्रिंग सॉकर बनाते हैं ना उस पे सवाल है, ये सॉकर जो बनाते हैं ना उस पे सवाल है। मैं ही छोटा हूं तो क्या तू हार जाएगा? अगर तू छोटा है तो तू हार जाएगा? सर मैं मारता हूं छोटी बहन को तो पापा को बोल देती है, फिर पापा मुझे कूट देते हैं। सर मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई हो तो क्या हुआ, तो उसको कूट नहीं सकता है? देख इधर, जैसे मान ले तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, घर में लड़ाई हो गया। मेरे भी छोटे भाई से लड़ाई हो जाता था बहुत, तो मैं उसको बहुत मारता था। बचपन में अपने छोटे भाई को बहुत कूटा हूं मैं, वो भी कम नहीं था, वो भी मारता था। तो हम लोग क्या करते हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो, एक्चुअली में हम क्या करते थे, देखो जैसे मान लो घर में दोनों भाई बहन बंद हैं, भाई बंद है और लड़ाई करना शुरू की, तो हम क्या करते थे कि हमें कुछ ना मिल रहा हो तो जो पिल्लो कवर होता है वो हम लेते थे और पिल्लो कवर को ऐसे घुमा घुमा के ट्विस्ट करते थे, है ना, ट्विस्ट करते थे पिल्लो कवर को, घुमा घुमा के क्या करते थे, ट्विस्ट करते थे, ऐसे घुमा घुमा के ट्विस्ट करते थे, ऐंठते थे, इसको बोलते हैं ऐंठना, घुमाना, ट्विस्ट करना। और फिर उसको एक बार ट्विस्ट करके पैर ऐसे करते थे, और फिर इससे मारने में जो मजा आता था ना, उसका मजा ही कुछ और है। ऐसे ऐसा बनाते थे, सिंपल ऐसे रख दो, इससे मारो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे मारो तो कोई फर्क ही लगेगा ही नहीं चोट। हम उसको घुमाते थे पिल्लो कवर को। तो वही काम यहां पे हम सिलेंडर के साथ करने वाले। देखो ये बेटा हमारा सिलेंडर है, नया फोटो बनाता हूं, बढ़िया फोटो बनाता हूं, फील के साथ समझ आएगा। ये हमने एक सिलेंडर बनाया और जब हम इसको ट्विस्ट करते थे तो ऊपर वाला एक हिस्सा हम फिक्स्ड कर देते थे, तो इसको हमने कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, अच्छा ब्लैक आ गया, इसको हम कर देते थे फिक्स्ड। ये सिलेंडर का सेंटर है, सेंटर से सेंटर तक एक लाइन मिला दिया, ये कहानी हम करते थे। अब क्या होगा, टॉवेल से मारते, याद आ गया आप सबको, पहले पता ही नहीं चल रहा था तो लड़ाई कैसे करते थे, गधा कहीं क्या। इसको अब धीरे धीरे हम ऐसे घुमाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा फिक्स रहता है। तो ये तो तुम्हारा एक्सिस से एक्सिस मिला रहा है, ओ से वो मिला दो इसे, है ना, एक्सियल लाइन है।
और एक कोई भी सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ, ये लाइन हमने ए लिया, तो यहां पे सरकमफ्रेंस को टच कर रहा, ये इसके साथ ऐसे मिल रहा है, या इसको इधर बनाता हूं, रुको, ऐसे, इसको ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं। अब मैं जब पकड़ के नीचे वाला हिस्सा ऐसे घुमाऊंगा, पकड़ के नीचे वाला हिस्सा ऐसे घुमाऊंगा, ऐठूंगा इसको, तो ए अपने पोजीशन को चेंज करेगा कि वही रहेगा? ए अपने पोजीशन को वही रखेगा। सर क्यों? ए तो फिक्स्ड है ऊपर, ए अपने पोजीशन को तो चेंज कर ही नहीं रहा। हां, बी अपने पोजीशन को चेंज करके थोड़ा आगे आ जाएगा, तो होगा क्या? ए यही रहेगा और बी अपने पोजीशन को चेंज करके यहां जाएगा। ये हो गया बी डैश। थोड़ा बड़ा इसलिए बना है, हालांकि ये चेंज यहां से यहां तक होगा, लेकिन बड़ा इसलिए बना कि थोड़ा सा विजुअलाइज इजिली हो जाए। तो ये जो एंगल चलेगा, क्या हम इसको ट्विस्ट एंगल कहते हैं? नहीं, इसको हम शियर एंगल कहते हैं। सर ऐसे कैसे? क्योंकि शियर एंगल ही तो बताता है कि ये वाला पॉइंट पे जो टेंजेंशियल फोर्स जो लगा उसकी वजह से कितना आगे चला गया। तो ट्विस्ट एंगल क्या होगा? ट्विस्ट एंगल ये होगा, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ओ, एक्सियल पॉइंट ओ सेंटर पे, ये बी यहां था, अब घूम के बी यहां चला गया, ये होगा तुम्हारा ट्विस्ट एंगल फाई। हां, ये ट्विस्ट एंगल होगा फाई। घूमा कितने एंगल से, ये होगा तुम्हारा ट्विस्ट एंगल। देखो फाई, फील करो इस बात को। ये होगा तुम्हारा ट्विस्ट एंगल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? मान लीजिए ए से बी के बीच में लेंथ एल, ए से बी के बीच में लेंथ एल, और रेडियस इसका आर। थोड़ा दूर से देखो, दूर से देखो, थोड़ा सा दूर से, तो तुम्हें एक सरकमफ्रेंस मिलेगा जो दो ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर रहा। उज्जवल मिश्रा, आर्क लेंथ इज सेम। तू आज सही जवाब दे रहा है यार, बड़े आश्चर्य की बात है। अवनेश वर्मा, फील नहीं आया। गोली खाएगा, फील आ जाएगा। गोली दूं, लेगा गोली? नितिन कह रहे थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाऊंगा, जा क्या कर लेगा बता। नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बैच ही छोड़ दूंगा यार, सच में नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तीन चैप्टर बाद आने वाला है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तू ये बोल के इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ाया सर, तो इलेक्ट्रोस्टैट तो 12th में आता है। पहले आएगा, अभी ग्रेविटेशन आया, फिर सॉलिड आया, फिर फ्लूइड आया, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा। नहीं पढ़ा रहा मैं, बता। अब पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, यहां पढ़ा रहा हूं, पूछ रहा हूं, ये अलग ही काम करने में लगे हैं। अभी ज्यादा इस पे में घुस गए हैं क्या? तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत हुआ। अरे बहुत चोमू हो भाई, वो पढ़ाने का रिस्क कौन लेगा? गधे एकदम, कुछ भी। अबे चीते की चाल, बाज की नज़र और एमआर के कंटेंट पे कभी शक नहीं करते, और शक करेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा तुम्हें, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा तुम्हें। रिपीट प्लीज। हाँ, तू इसको समझना मत, साले रिपीट प्लीज, गधा कहेगा। देख फिर से सिलेंडर बना रहा मैं, समझेंगे नहीं। रिपीट प्लीज पहले कहेंगे। बहुत परेशान हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, सच में परेशान हूं मैं। ये एक सिलेंडर है, जानता है, जीवन में देखा है कभी सिलेंडर? ये सिलेंडर है और ऊपर से इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया है। मजाक नहीं कर रहा, नौकरी छोड़ दूंगा मैं, अब नहीं पढ़ा रहा। तुम्हें बहुत परेशान करते हो तुम, 5 बच्चों को पढ़ा के खुश रहने वाली बात है, तुम बहुत परेशान करते हो। ये सिलेंडर ऊपर फिक्स कर दिया। अब सिलेंडर के सेंटर टू सेंटर जो एक लाइन होता है ना, उसको एक्सियल लाइन मिलता है, एकदम सेंटर टू सेंटर होता है, एकदम एक्सिस पे सिलेंडर ये अगर है तो इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा, ओ है ये।
यहां पे कोई भी सरकमफ्रेंस पे गोले पे बाहर में पॉइंट मान लिया मैंने, उसको मैंने नीचे से मिला दिया, यहां पे सीधा लाइन खींच लिया, एक लाइन रेफरेंस खींचा है ना। एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के सरकमफ्रेंस पे एक लाइन खींच लिया, क्या बहुत फर्क पड़ता, देख ये सिलेंडर है और सिलेंडर के सरकमफ्रेंस पे एक लाइन खींच लिया, मेरी मर्जी है, मैंने एक लाइन खींच लिया। अब मैं इसके बेस को पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूं, ऐसे देख, ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूं। सॉरी सॉरी बोली, कोई नहीं, बहुत मास्टर है पढ़ाने वाले यार, कोई पढ़ा देगा बेटा। इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं नहीं पढ़ा रहा। तो जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर वाला मैं एक लाइन पे फिक्स नहीं किया, ये पूरा ही फिक्स्ड है, फोटो बना एक लाइन में, लेकिन ये पूरा ही फिक्स्ड है। ये पूरा पूरा सिलेंडर के बेस को चिपका दिया है मैंने फेविकॉल से, इसको पूरे को मैंने फिक्स कर दिया ऊपर को, मतलब गोला है ना, ये पूरा यहां से फिक्स्ड है, तो हर पॉइंट फिक्स्ड है। अब जैसे मैं इसको पकड़ के ट्विस्ट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ए पॉइंट अब ये यहां पे कहीं आ जाएगा, सॉरी ए पॉइंट फिक्स रहेगा, बी पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम बी डैश। पढ़ने पे ध्यान दे, ये लेंथ है, अगर मैं सेंटर से बी को मिलाऊं और फिर बी डैश को मिला दूं तो तुम्हें इस पूरे फोटो में एक ऐसा सरकमफ्रेंस मिलेगा, आर्क मिलेगा, जो दो ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर रहा है। आराम से पहले इसको समझिए, दो एंगल में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये 20 से हमने मिला दिया बी डैश, तो ये जो एंगल बना है इसको कहते हैं हम फाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट एंगल जितने से घूमा है। और ये जितने आगे चला जाएगा, देखो बी यहां पे और यहां पहुंच गया, तो इसको कहते हैं हम, ये जितना आगे चला गया ना, ये देखो ये आगे चला गया, यहां से यहां चला गया, तो इसको कहते हैं हम शियर एंगल। तो थीटा शियर एंगल है, फाई ट्विस्ट एंगल है। अब जब ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको बोलता हूं रेडियस को आर, तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा सर, आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ होगा ये वाला आर्क लेंथ, ये एंगल फाई है, रेडियस आर है, तो आर इंटू फाई, और इस हिसाब से हो जाएगा एल इंटू थीटा। देख यहां से देख, ये थीटा लेंथ एल, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा एल इंटू थीटा, एल इंटू थीटा। तो ये रिलेशन है, इस पे सवाल पूछते हैं। ये बेटा आपका ट्विस्ट एंगल, ट्विस्ट एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये लेंथ, ये आपका शियर एंगल, और ये आपका रेडियस। तो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा, और मेरी गलती नहीं है, ये चैप्टर ऐसा है, ये बायोलॉजी जैसा है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, फॉर्मूले को एक बार विजुअलाइज करके। लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर, फाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ शियर। टेंजेंशियल फोर्स देखिए अप्लाइड के, देखिए ये ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, ऐसे ऐसे पकड़ के इसको, ऐसे पकड़ के इसको घुमाया है, टेंजेंशियल फोर्स। थीटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ, रिस्टोरिंग कपल पर ट्विस्ट इज सी। ये मैं अभी कराता हूं। तो जब मैं इसको घुमा घुमा के छोड़ दूंगा, अगर मान लो थोड़ा सा घुमा के मैंने इसको छोड़ा, तो जितना ज्यादा घुमाता जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं इसको घुमाता जाऊंगा, ऐसे पकड़ के घुमाता जाऊंगा, उतना ज्यादा इसमें टॉर्क डेवलप होगा। मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज सी, जिसको हम कहते हैं टॉर्जिनल कांस्टेंट सी। ट्विस्ट एंगल, सॉरी टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एंगल, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ये सी है। रिस्टोरिंग कपल, कपल मतलब टॉर्क, कपल मतलब टॉर्क, रिस्टोरिंग कपल मतलब टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, देखिए टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क बाई फाई, ये हो जाएगा आपका सी कांस्टेंट। अब सी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये समझने की कोशिश करिए। सी की जो वैल्यू होती है, सी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है उसी तरीके से सी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। सी होता है पाई ईटा आर का पावर 4 बटा 2l, ये कांस्टेंट होता है, टॉर्जिनल कांस्टेंट, टॉर्जिनल कांस्टेंट, ये सी। तो किसी भी टॉर्क, किसी भी रॉड में अगर मैं फाई एंगल से घुमा दूं तो उसमें कितना टॉर्क होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू होगा पाई ईटा आर का पावर 4 बटा 2l इंटू फाई।
ये बेटा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है। यहां पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों में से ज्यादा रिजिड कौन होगा? ज्यादा रिजिड होने का मतलब है कि किसको घुमाना मुश्किल होगा या किसको घुमाने पे टॉर्क ज्यादा डेवलप होगा, सॉलिड सिलेंडर कि हॉलो सिलेंडर? थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से भी सोचना, अगर सेम मास का सॉलिड सिलेंडर, एक होता है बहुत बड़ा गधा, एक होता है 100 गधा मरने के बाद जो एक गधा जन्म लेता है और उसके बाद आते हो तुम, किसको घुमाना मुश्किल होगा, हॉलो सिलेंडर को कि सॉलिड सिलेंडर को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी सोचोगे तो हॉलो सिलेंडर को घुमाना मुश्किल है। हॉलो सिलेंडर इज मोर रिजिड देन सॉलिड सिलेंडर, ये पूरा स्टेटमेंट है इसका। हॉलो सिलेंडर इज मोर रिजिड देन सॉलिड सिलेंडर। रिजिड का मतलब होता है किसको घुमाना मुश्किल है। जैसे मैंने हॉलो को घुमाया तो उसमें थोड़ा घुमाऊंगा और ज्यादा टॉर्क डेवलप हो जाएगा, उसको ज्यादा घुमाना मुश्किल होता है। सॉलिड को घुमाने पर कम टॉर्क डेवलप होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी फील कर सकते हो तुम। सॉलिड सिलेंडर में सारे मास दूर दूर होंगे, सॉरी हॉलो सिलेंडर में सारे मास दूर दूर होंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और सॉलिड सिलेंडर में मास यहां से यहां तक होंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ये कोई बहुत डिस्कशन का पार्ट नहीं, बहुत इजी है। और घुमाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ट्विस्टिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ट्विस्टिंग, वो होता है हाफ सी थीटा स्क्वायर, लाइक हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में जिस तरीके से होता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, रॉड में भी इसी तरीका है। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो रॉड में भी इसी तरीका होता है अगर आप कंपेयर करोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है बेटा वो होता है हाफ सी थीटा स्क्वायर। अब फटाफट इस सवाल का जवाब बताइए आराम से सोच के। सिंपल, हाफ सी थीटा स्क्वायर, इसको ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे एक मिस प्रिंट है, यहां पे जी नहीं है, ये जी ईटा है, ये जी नहीं है, ये ईटा है ना, जी को ईटा एज्यूम करिए एक बार को। तो अब आराम से सही आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। मैं बाहर ही लिख देता हूं, जी मिसप्रिंट है, जी इज नथिंग बट ईटा, मिसप्रिंट है वो, गलत है। सही आंसर बताइए। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, ट्विस्टेड बाय एंगल अल्फा, इफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ईटा, देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर इज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ सी फाई का स्क्वायर। तो हाफ सी की वैल्यू होता है पाई ईटा आर का 4 बटा 2l इंटू फाई का स्क्वायर। तो हाफ पाई 4 हो जाएगा, 2 2 4, तो पाई ईटा आर का 4 अल्फा बटा 4l। सी इज योर करेक्ट आंसर। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। पाई जी आर का 4 अल्फा स्क्वायर, हाँ अल्फा स्क्वायर आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बी इज अ करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है। बिल्कुल सही जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब है बी। तो इसमें बस यही सारी चीजें पूछे जाती है, कोई खास बात नहीं है, बी ही आंसर होगा आपका। स्क्वायर रह गया था, बिल्कुल सही बात। एक सवाल इस पे और पूछा जाता है कि टू मेटालिक सिलेंडर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड रेडियस आर एंड 2r। दो मेटालिक सिलेंडर है, एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस है 2r, देखिए यहां पे r और 2r, ऑफ लेंथ l एंड l, टॉप एंड इज फिक्स्ड, टॉप एंड इज फिक्स्ड, b is twisted by angle theta, then angle of twist of cylinder A is। अगर b थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ है तो a का ट्विस्ट एंगल क्या होगा? बढ़िया सवाल है, थोड़ा देखना अच्छे से, मुश्किल भी है ये। अगर ये सिलेंडर यहां बनाया मैंने और इस सिलेंडर के नीचे एक दूसरा सिलेंडर मैंने ये लगा दिया, अब फील करना बेटा, अगर मैं एक लाइन, इसका एक्सियल लाइन यहां से सीधा सेंटर से ऐसे बनाता हूं यहां तक,
अब मान लो कि ये पॉइंट था कुछ ए, यहां से ये पॉइंट था कुछ ए, यहां पे ये घूमा है θ1, ठीक है। अगर ये θ1 घूमा है तो ऑलरेडी ये पॉइंट यहां पहुंच चुका होगा। ये बेस अगर यहां से यहां पहुंच गया तो ये बिना घूमे तो यहां से यहां तक पहुंच ही गया होगा। अब इसको भी थोड़ा हमने घुमाया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ, ये पॉइंट पहले यहां से, फिर इसको मैंने कुछ और घुमाया तो ये पॉइंट हो जाएगा कहीं यहां पे। यहां पे अगर ये पूरा थीटा घुमा है तुम्हें नहीं समझ आएगा, रुक जाओ मैं एक सर्कल में बना के दिखाता हूं, एक सर्कल में बना के दिखाता हूं कैसे समझाओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, बी वाला कितना ट्विस्ट हुआ है? बी वाला सिलेंडर सर थीटा हुआ है, क्या सच में बी थीटा घूमा है? हाँ या ना में जवाब देना। मैं जो पूछ रहा हूं उसका ध्यान से सोच के बताना। ये लिखा हुआ है सिलेंडर बी इज ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा। तो क्या बी का अपर एंड, अगर मैं सिर्फ बी की बात करूं, क्या बी का अपर एंड फिक्स है? क्या बी का अपर एंड फिक्स्ड है? क्या बी का ट्विस्ट एंगल जो इसने थीटा दिया है क्या वो सच में थीटा ही है? हां थीटा होता और बी का अपर एंड फिक्स होता तो। अगर ये थीटा है और मैं एज्यूम करता हूं कि इसमें ट्विस्ट एंगल θ1 है, मान लो ट्विस्ट एंगल इसमें θ1 है, इसमें ट्विस्ट एंगल θ1 है, ये पॉइंट कहीं यहां लाइन जो यहां था अब वो यहां पहुंच गया तो ट्विस्ट एंगल इसका θ1 है। तो ये वाला पोर्शन तो इसका पहले ए के घूमने से घूम गया होगा, क्योंकि ए घूमा और ए के साथ ये चिपका होते तो पहले यहां आ गया। अब क्या होगा, ये यहां से कब यहां जाएगा कहीं, तो ये वाला पोर्शन वो पहले से ही ये θ1 घूम चुका था। अब ये सिर्फ θ2 घूमा है, लेकिन मुझे नेट क्या दिखाई देगा, θ1 प्लस θ2। अब बोलो चमका कि नहीं चमका? अब बोलो चमका कि नहीं चमका? अगर मैं पूछूं कि टोटल अगर मुझे ये थीटा घुमा हुआ दिखाई दिया है तो एक्चुअल में ये जो नीचे वाला सिलेंडर वो कितना घुमा है, एक्चुअल में नीचे वाला सिलेंडर कितना घुमा है, तो ऊपर वाला जितना घुमा होगा उससे माइनस कर दो। अगर मैं इसको θ2 कहता हूं तो तुम कह सकते हो ये θ1 घुमा था यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक θ1 घुमा था, अब यहां से यहां θ2 गया है तो θ1 प्लस θ2 बराबर थीटा होगा। और मेरे से θ1 पूछा है और ये थीटा दिया है। बताइए चमका कि नहीं चमका? चमका 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 चमका, सबको चमक गया। अगर नहीं भी चमका तो थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करो। मैं फिर से कहता हूं दिस इज नॉट फिक्स्ड। अगर ये पॉइंट तेरा यहां से घूम के यहां गया है सरकमफ्रेंस, ये एंगल है थीटा, तो सिर्फ बी थीटा नहीं घूमा है। बी थीटा तब घूमता जब ये फिक्स्ड होता, ये फिक्स नहीं है, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो ये सिर्फ तुम्हारा θ2 घुमा है। हमने बोला है कि ये थीटा घुमा है, लेकिन इस थीटा में से θ1 तो ये घुमाया है, तो ये θ1 और ये बचा हुआ θ2 ये घुमा है। चमका कि नहीं चमका बताओ? पलक को नहीं चमका, बाकी लोग बताइए। लपालप चमका, अनिरुद्ध सिंह को चमका। तुम्हें समझ आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चमका, मुन्नी कुमारी, अच्छा जोरदार सर, बहुत ईजी है बेटा। बी का ऊपर पॉइंट फिक्स नहीं है। प्रतीक चमका। सलोनी कह रही सर सर्कल थ्योरम था 9th क्लास का। होगा बेटा, 9th क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास। और कितना सुंदर फोटो बनाया मैंने, ओ माय गॉड, आई एम सो मच गुड आर्टिस्ट, सो मच गुड आर्टिस्ट, आई एम सो मच गुड आर्टिस्ट। कितना सुंदर बताया यार, मेरे सामने स्क्रीन लगा है मैं देख पा रहा हूं। कितना चमका, ये चमकेगा, कैसे नहीं चमकेगा? हर्षिता, दीपा, अंकिता सबको चमका। कितना सुंदर डायग्राम बना। आई एम वेरी गुड आर्टिस्ट सच में यार। मैंने कैसा बनाया देखो, ऊपर वाला θ1 घूमा है, तो ऊपर वाले के θ1 घूमने से नीचे वाला भी θ1 घूम गया होगा, फिर नीचे वाले को भी थोड़ा ट्विस्ट किया θ2। अरे बहुत जोरदार आर्टिस्ट हूं मैं यार, बहुत सुंदर बनाया मैंने, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया मैंने। चलो ठीक है सर, अब आगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से दोनों में सेम टॉर्क होगा कि डिफरेंट? ये दोनों मासलेस है, इसका कोई मास नहीं दिया हुआ है। टॉर्क सेम होगा कि डिफरेंट? चल फटाफट बता। टॉर्क
टॉर्क सेम की डिफरेंट, टॉर्क सेम की डिफरेंट, फटाफट फटाफट फटाफट, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, आराम से सोच के बताओ। टॉर्क सेम की डिफरेंट, मासले से, दोनों मासले से, तो तुम्हें हर जगह टेंशन, सेम होगा। अब इसका फील देखते हैं कितने लोग को आता है। सेम सेम सेम, लिखने से पहले सेम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऋषिता सिंह, सेम सेम सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस सेम होता है तो टॉर्क सेम होगा। अगर टॉर्क दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं टॉर्क जितना 1 में डेवलप हुआ उतना 2 में डेवलप होगा। तो एक्चुअल में इसमें ट्विस्ट एंगल है फाई 1, तो हम लिख सकते हैं पाई ईटा आर का पावर 4 बटा 2l इंटू थीटा 1 ट्विस्ट एंगल इज इक्वल टू पाई ईटा 16r का पावर 4, क्योंकि इसका रेडियस 2r है, लेंथ दोनों का सेम है, बटा 2l इंटू थीटा 2। ठीक है, अब देखो, अब यहां से थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन आ जाए। कैसे? 12 से 12 कटेगा, पाईटा से पाईटा कटेगा, आर का पावर 4 से आर का पावर 4 कटेगा, तो थीटा 1 बटा 16 इज इक्वल टू थीटा 2 आ जाएगा। अब यहां पे थीटा 2 की वैल्यू पुट करो, तो थीटा 1 प्लस थीटा 1 बाई 16 इज इक्वल टू थीटा। अब ठीक 16 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 17 बटा 16, तो थीटा 1 बराबर 16 थीटा बटा 17 इज योर करेक्ट आंसर। 16 थीटा बटा 17 इज योर करेक्ट आंसर। 16 थीटा बटा 17, डी इज योर करेक्ट आंसर। मुश्किल सवाल है, दिस इज वेरी मच टफ प्रॉब्लम, दिस इज एमआई स्टार प्रॉब्लम, लेकिन किताबों में मिल जाएगा, अच्छे किताबों में। सवाल मुश्किल। यस, आई एम वेरी गुड आर्टिस्ट। दिस इज होमवर्क सिर्फ। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है, आंसर यही होगा कुछ, पावर 4 वाला। पावर 4 वाला कौन सा? वही होगा। टू इज बार नो 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 नो, सी इज योर करेक्ट आंसर। देख तो एक बार, चलो एक बार सवाल कर ही ले, पढ़ ले, कर ले। मैं थक गया हूं, थोड़ा सा बैठ लेता हूं। सर फेल आ गया सर। आज से 2 महीने पहले तक फिजिक्स के नाम से हाथ पर कांप जाते थे, और आज आपसे पढ़ने के बाद जेई के भी क्वेश्चन देखते ही दिमाग में अपने आप सॉल्यूशन आ जाता है। सर आज तक फॉर्मूला रटता था और कुछ भी टाइम भूल जाता था, पर आज से पढ़ने के बाद फॉर्मूला खुद ही याद हो जाता है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन आ जाता है। थैंक यू सर। आगे का मैसेज पढ़ने के लिए पूरा मैसेज खोलें। अच्छा सर, मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे को आपके अलावा पूरा इंडिया में कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं बहुत चोमू हूँ, बहुत दिमाग से पैदल हूँ। दिल से शुक्रिया सर आपका। फिजिक्स में मज़ा और मार्क्स दोनों आने लगे हैं। ये बढ़िया था, फिजिक्स में मज़ा और मार्क्स दोनों आने लगे। नीट क्रैक करने के बाद मैं पीडब्ल्यू में किसी से मिलूँ ना मिलूँ सर, आपसे पर्सनल आके मिलूँगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। चलिए बताइए, आंसर बताइए। तो बेटा क्या बोला है पता नहीं। फिक्स ट्विस्ट कपल इज अप्लाइड देन इक्वल कपल, मतलब टॉर्क दोनों में सेम लगा है। कपल मतलब टॉर्क होता है, इक्वल कपल, कपल मतलब टॉर्क, इक्वल कपल। तो आर का पावर 4 1 एंड ट्विस्ट एंगल फाई 1, R2 का पावर 4 फाई 2, तो R2 का पावर 4 बटा R1 का पावर 4। सिंपल आंसर। ऐसे सवाल वो पूछते हैं, बताओ। डी कौन कर रहा बे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, नीचे आएगा, गधा कहीं का रामलाल। पुल देखा? पुल पुल मतलब ओवर ब्रिज जो बनाते हैं। ओवर ब्रिज देखा होगा, अगर मान लो कि ठेकेदार तुम्हारे जैसा निकल गया, एकदम भिखारी टाइप, तो वो क्या करता है कि बहुत कम मोटाई का पुल बना देता है। तो जब उस पुल से जाओगे ना तो पुल हिलता है, अच्छा झूलता है। मैंने झूला बनाया कि पुल बनाया बे? 16 कैसे आया बता दीजिए सर। मैं चोमू हूं बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम चोमू है। आज नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा रुक के कल देख लेना, या आज क्लास के बाद देख लेना 16 कैसे आया है। 2 का पावर 4 16 होता है। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। मैंने मैसेज किया था तो तू पढ़ते पढ़ते मैसेज कर रहा है रामलाल। एक तो पता नहीं नंबर कहाँ से ले आते बच्चे। मैं नंबर चेंज करने वाला हूँ जल्दी। चल बता। तो क्या होता है कि जब झूला बनाते नहीं, पुल बनाते, पुल, ओवर ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, तो क्या करते हैं उसमें
कि उसको मोटा करने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा उसकी मोटाई होती है ना, मोटाई है ये डी, जितना ज्यादा वो मोटा होता है उतना सेफ रहता है। अगर मान लो बहुत पतला बना दिया, बहुत पतला बना दिया, तो जब उसमें हम कोई विड्थ लगाते, जैसे यहां पे मान लो कि भाई बड़ी भारी गाड़ी आ गई है, वेट है, वेट, तो इसमें जो डिप्रेशन आता है इसको कहते हैं हम डिप्रेशन डेल्टा, कितना नीचे झुक जाएगा, है ना, डिप्रेशन डेल्टा। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का पावर क्यू। लेंथ का पावर क्यू मतलब ये जितना ज्यादा लंबा स्लैब लगाते हैं उतना ज्यादा डेंजर होता है, उतना ज्यादा नीचे झुकने की प्रोबेबिलिटी होती है। समझ, थोड़ा सा रुक जा, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा समझ ले। जितना ज्यादा लेंथ रखेंगे ना पुल का उतना ज्यादा नीचे डूबने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए देखा होगा हम छोटे छोटे स्लैब्स में बनाते हैं, छोटा छोटा स्लैब्स बनाते हैं। जैसे एक स्लैब ये बना लिया, दूसरा स्लैब इसको जोड़ दिया, तीसरा स्लैब इसको जोड़ दिया। एक ही स्लैब से अगर हम पुल को वहां से वहां तक जोड़ देंगे तो धंस जाएगा नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो डेल्टा है ये डिप्रेशन कि वो अपने ओरिजिनल लेंथ से कितना नीचे झुक जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का क्यूब पे डिपेंड करता है। ये कहां से आया? तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, बहुत लंबे डेरिवेशन के बाद भी आया, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यू, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन उतना कम होगा, क्योंकि यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा तो शेप की रिगेन करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। और मोटाई जितना ज्यादा रखेंगे, देखो ये डी मोटाई जितना ज्यादा रखेंगे, डी डेप्थ, डेप्थ देखो ये डेप्थ है, ये डेप्थ है, जिसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब के प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा होगा ये डी जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना कम होगा। और बी आपकी है ब्रेथ, चौड़ाई इसकी, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई ऐसे। तो ये बातें आपको याद रखनी कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यूब, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी क्यूब, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ये बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं है? ये बातें आपको याद रखनी है। ये पूछ लेते हैं जो ये डेप्थ है ना, डेप्थ कितनी मोटाई का बना है, ये मोटाई, ये ऐसे इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, ये डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब के होता है, डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब के होता है। ये आपको याद रखना है बस। डेप्थ ज्यादा होने से नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा ना भाई, मोटाई जितनी ज्यादा रखोगे, अब तुम पतला लगा दो, पतली सा लगा दो, जाएगा कार उसमें धस जाएगा। जितना मोटा लगाओ उतना मजबूत होगा। तो जितना डी होगा उतना डिप्रेशन कम होगा, उतना वेंडिंग कम होगा। यह आपको याद रखना है। वाई यंग मॉडुलस है बेटा, यंग मॉडुलस है, वाई यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है, वाई यंग मॉडुलस है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। डेल्टा इज द डिप्रेशन, डिप्रेशन प्रोड्यूस इन अ बीम ऑफ अ लेंथ एल, ब्रेड्थ वी एंड थिकनेस डी, वही मोटाई डी। तो मोटाई डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के पावर क्यू, आंसर ए होगा इसका, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ये उल्टा दे दिया है, ये उल्टा दे दिया, बी गलत है ना बेटा। ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बस, देखो ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बस, ये ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब दे दिया, आंसर ए होगा बस। ये दोनों गलत है, बी एंड सी गलत है, आंसर ए होगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया देख के एक बार, मुझे लगा डी आना चाहिए, डी नहीं है बेटा, देख लीजिए अच्छे से, आंसर सिर्फ ए होगा। ठीक है, ये एक होमवर्क है, बहुत इजी सवाल है, सिंपल हुक्स लॉ पे बेस्ड है, मुझे पता है, मैंने देख लिया इसको, और ये भी हुक्स लॉ पे बेस्ड है, बढ़िया सवाल है, इसको करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये 2-3 सवाल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। सवाल मैंने इस पे करा दिए कम से कम 60-70 सवाल करा दिए, और नीट में आज तक इससे सवाल पूछे हैं 8, वो सारे मैंने करा दिए। मतलब आप सोच के देखिए, नीट में सिर्फ 8 सवाल पूछे और मैंने 70 सवाल आपको करा दिए होंगे, कम से कम 60-70 सवाल आपको मैंने करा दिए, और नीट में सिर्फ 8 सवाल पूछे हैं। मतलब जितने नीट में जितने आज तक पूछे हैं उसे 8 गुना ज्यादा सवाल मैंने आपको कराए। तो बस इतना रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ नोट्स ढंग से पढ़ लीजिए, नोट्स के सवाल कर लीजिए। अच्छा, उसमें कुछ एक लंबे चौड़े से फॉर्मूले टाइप आपको किताबों में मिल जाएंगे, 3 गामा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 6 ईटा, ये सब आपको याद नहीं रखना है। ना आज तक इसमें सवाल नीट में आया है, ना कभी आएगा, तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मास्टर नहीं पढ़ा है, मास्टर एमआर है, इतना सोचिएगा बस। ठीक है ना, आप पढ़िए, जो पढ़ा है वो पढ़िए, और जब कुछ डाउट हो तो याद रखिएगा मास्टर एमआर है। धन्यवाद।